Hello dear student, let's start the 7th chapter of the class 10 science NCERT book control and coordination. आइए सबसे पहले देखते हैं नर्व सेल्स क्या होते हैं। तो नर्व सेल आल्सो नोन एज न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर एज वेल एज अदर सेल्स व्हिच अलाउज इफेक्टर ऑर्गन टू रिस्पॉन्ड टू एप्रोप्रिएट स्टिमुली। तो स्टिमुली क्या होता है? तो स्टिमुली एक ऐसा आउटसाइड फैक्टर होता है जिससे हमें कुछ फर्क पड़ता है। जैसे मान के चलिए यहाँ आग जल रही है और अगर हम उसमें अपना हाथ लगा दें तो हमारा हाथ जल सकता है। तो वो हमारे हाथ को क्या देता है? एक सिग्नल देता है। तो वो सिग्नल किससे ट्रेवल होता है? तो वो सिग्नल हमारे इससे ट्रेवल होता है, ये नर्व सेल से। तो ये नर्व सेल होते हैं। आगे हम बहुत डिटेल्स में देखेंगे। जैसे आगे इसमें इस तरीके से कुछ होते हैं ये नर्व सेल। तो इसमें होता क्या है, ये जो एंडिंग्स होती हैं इनसे ये सिग्नल कैच करते हैं और ये सिग्नल इसके थ्रू ट्रेवल होता है ब्रेन तक नर्व सेलों के द्वारा। तो ये एक तरीके का हमारी बॉडी में वायरिंग जैसी होती है जो कि पूरा कम्युनिकेट करती है ब्रेन से लेकर के हैंड तक। तो बेसिक नर्वस सिस्टम का क्या मतलब होता है कि ब्रेन ऑर्डर देता है हाथ को मूव करने का, उसमें रिफ्लेक्स एक्शन भी होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। या फिर हमारे ये सेंस होते हैं, तो ये केवल ये तो हमारा स्किन का सेंस हो गया कि आग में हाथ डाल रहे हैं तो ये स्किन सेंस करेगी, स्किन में टच का सेंस होता है। बट इसके अलावा भी सेंसेस होते हैं, जैसे कि नोज हो गया तो उसमें जो है स्मेल वाले नर्व सेंडिंग होंगी। ऐसे ही माउथ हो गया तो उसमें टेस्ट वाला सिस्टम होगा, टेस्ट वाले इम्पल्सेस जाएंगे। तो हर बॉडी के जो सेंस ऑर्गन है उनका अलग अलग स्टिमुली है और अलग अलग उनका जो है पूरा फैक्टर है कि अलग अलग टाइप के उनके रिसेप्टर हैं। तो ऐसे ये पूरा बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको हम लोग बहुत सिंपल वे में समझेंगे क्लास 10 के हिसाब से। आगे देखते हैं, आगे सब कुछ ये बहुत डिटेल्स में बताया जाएगा। दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन। तो ये रिसेप्टर होते कहाँ? तो ये हमारे सेंस ऑर्गन में होते हैं, जैसे इनर ईयर, नोज, टंग, स्किन, आईज, इस टाइप की चीजों में होते हैं। तो ये हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं ना, 5 सेंस ऑर्गन, तो उनमें से होते हैं ये सारे रिसेप्टर। तो इनसे हमको स्टिमुलस मिलता है तो वो हमें सिग्नल देते हैं ब्रेन को, फिर ब्रेन उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। जहाँ पे खतरा होता है उसको हटाता है, जहाँ पे स्मेल होती है तो उसको वो रीड करता है कि कैसी स्मेल है, जहाँ टेस्ट होता है उसको वो रीड करता है। इसीलिए हमारा अगर रिसेप्टर नाक में सही चल रहे हैं बट अगर हमारा ब्रेन का सिग्नल वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो हमें स्मेल नहीं मिलेगी। ऐसा होता नहीं है जल्दी, लेकिन ऐसा मतलब उसके लिए इसीलिए हमारी आईज के साथ साथ ब्रेन का भी फंक्शन हो जरूरी है। मतलब आईज, नोज, ईयर के साथ तभी वो काम होता है। कभी कभी क्या होता है एक्सीडेंट में, जब आदमी के सर पे चोट लग जाती है तो उसकी आंखें बिल्कुल अच्छी होती हैं लेकिन फिर भी उसे नहीं दिखता है जब तक वो चोट रहती है। क्योंकि होता क्या है कि वो उसका वो ब्रेन का एरिया काम करना बंद कर देता है। तो हमारा जो सारा ये सेंसरी ऑर्गन का चल रहा है तो ये इनपुट ब्रेन में जाता है। ये न्यूरॉन्स यहाँ से इनपुट लेते हैं और ये ब्रेन में भेजते हैं। फिर ब्रेन उसको एनालाइज करता है सिचुएशन को और उसके बाद फिर जो है वो चीज़ फिर वापस आती है। वो वापस एक सिग्नल भेजता है और वो फिर उस तरीके से फिर अपना आदमी इंटरेक्ट करता है, जिसके बारे में हम अभी देखेंगे जस्ट इसके बाद कैसे वो इंटरेक्ट करता है। गस्टेरी डिटेक्टर्स, गस्टेरी रिसेप्टर्स, तो ये क्या होते हैं? ये टेस्ट डिटेक्ट करते हैं और ऑफ्लैकेटरी रिसेप्टर ये स्मेल डिटेक्ट करते हैं। ये हमारे कुछ एग्जांपल है, ऊपर क्लास में हम सारे देखेंगे, अभी यहाँ पे ये दोनों याद कर लीजिए। आगे देखते हैं हाउ टच सेल सेंड सिग्नल। तो ये सेल कैसे सिग्नल सेंड करते हैं, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं इसको समझा देता हूँ। तो इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड एट डेंड्राइट। तो डेंड्राइट में इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है ऑफ द नर्व सेल व्हिच क्रिएट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो डेंड्राइट क्या है? तो ये हैं, ये जो आगे के पार्ट है ये डेंड्राइट, इनमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। इंफॉर्मेशन कैन बी स्टिमुलस लाइक सम टेस्ट और सिग्नल फ्रॉम ब्रेन टू मूव आर्म। तो ये स्टिमुलस दोनों साइड से हो सकता है, जैसे यहाँ से आया हुआ स्टिमुलस है बाहर साइड से और वो जा रहा है ब्रेन की तरफ, या फिर ब्रेन से भेजा हुआ सिग्नल है जो वापस आ रहा है
हमारे मसल्स और दूसरी चीज़ों की तरफ। तो ये इस तरीके से दोनों साइड का हो सकता है। द इंफॉर्मेशन ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट टू द सेल बॉडी टू एक्सन टू द एंड। तो ये डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन, ये सेल बॉडी है यहाँ आती है, फिर ये एक्सन से होते हुए एंड तक पहुँच जाती है। अच्छा, उसके बाद एंड पे क्या होता है? एट द एंड ऑफ एक्शन इम्पल्स इज सेट ऑफ सब रिलीज ऑफ केमिकल्स। तो यहाँ पे क्या होता है? ये ऐसे केमिकल रिलीज करती है, क्योंकि ये ऐसे जुड़े नहीं होते। ऐसे कोई जैसे बिजली का तार होता है तो इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तो जा रही है, लेकिन बिजली का तार ये कंटिन्यूस नहीं होता है, यहाँ पे जुड़े नहीं होते, इनके बीच में गैप होता है। इस गैप को सिनेप्सिस बोला जाता है। तो इस गैप में कैसे होता है इम्पल्स पास? तो यहाँ से जा करके ये जाता है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये केमिकल सिग्नल इस डेंड्राइट में जाते हैं, और जो यहाँ पे इंड्यूस हुआ था वही सेम चीज इस डेंड्राइट में इंड्यूस होता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर ये आगे जाता है, फिर ये अगले न्यूरॉन को ऐसे कर देता है। तो ये ऐसे बहुत लंबा सिस्टम चलता रहता है, और ये न्यूरॉन हमारे बहुत लंबे होते हैं। इसमें जो है कई सारे न्यूरॉन तो बहुत लंबे होते हैं, तो 2-2 फीट के न्यूरॉन होते हैं कई सारे हमारे बॉडी में, और कुछ तो छोटे भी होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। एट द एंड ऑफ एक्शन केमिकल सिग्नल वाला हो गया। द केमिकल ट्रेवल्स बिटवीन सिनेप्सिस बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो वो केमिकल इस सिनेप्सिस जो दो न्यूरॉन के बीच में है, तो ये केमिकल यहाँ पे जा करके इस न्यूरॉन पे भी वही सेट कर देता है। These chemicals set off electrical response to the next neuron when they reach it। तो ये जब इसके पास पहुंचते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा हो जाता है, फिर ये ऐसे ट्रेवल करता है, फिर यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन होगा तो वो वहां पे सेट ऑफ कर देगा। तो जाता रहता है, लेकिन कब तक जाता रहता है आगे देखते हैं। Similarly, the next neuron sends signal to the next and next until that impulse reaches its destination, which might be glands, cells और muscles। तो ये सिग्नल चलता रहता है तब तक जब तक ये किसी ऐसी चीज में नहीं पहुंच जाता है, जैसे कि मान के चलिए कोई मसल्स है, जैसे मान के चलिए हमारे हाथ को अभी हिलाना था तो ये सिग्नल आ रहा था ब्रेन से, तो न्यूरॉन 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 होते हुए ये मसल्स पे आ जाएगा, जिस मसल्स पे इसकी जरूरत होगी, और वहां से फिर ये अपना काम करेगा। तो ये ऐसे चलता है। एक बार इसको फिर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक स्टिमुलस इस डेंड्राइट में आती है, और ये इसमें एक क्रिएट करती है क्या? एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करती है। ये स्टिमुलस आउटसाइड एनवायरनमेंट से भी आ सकती है या फिर ब्रेन से भी आ सकती है, दोनों साइड होता है। जैसे एक साइड क्या होता है, एक साइड तो होते हैं हमारे न्यूरॉन जो कि बाहर की चीजें ले जा रहे हैं ब्रेन तक, और एक होता है जो ब्रेन से वापस ला रहे हैं मसल्स या फिर ग्लैंड्स तक। तो ये हमारा इस तरीके से चलता है। तो ये दोनों साइड से हो सकता है, बस हमें ये देखना है कि बीच में चलता कैसे है। तो एक इंफॉर्मेशन आई डेंड्राइट में जो कि फिर सेल बॉडी में चली जाएगी, फिर सेल बॉडी से एक्सियोम में चलती जाएगी, तब तक ये इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन भी है ही है। उसके बाद ये सेल के एंड से फिर दूसरे के डेंड्राइट में जाने के लिए ये यहाँ पे केमिकल बन जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पे केमिकल रिस्पॉन्स पैदा करेगा। ये केमिकल इस भी गैप में मूव कर सकता है, फिर ये केमिकल ऐसे छूट जाएगा, फिर ये गैप में मूव करके फिर ये यहाँ पे जो स्टिमुलस आई थी, फिर ये सेम स्टिमुलस यहाँ पे ट्रिगर करेगा, फिर ये ऐसे मूव करेगा, फिर ये मूव करता जाएगा अनटिल जब कोई मसल्स या फिर ग्लैंड जहाँ पे इसके लिए ये ऑर्डर ले जा रहा था, जब वहाँ ये पहुँच जाएगा तब ये इसका साइकिल ये रुकेगा वहां पे जा करके, उस ऑर्डर वो वहां पे कंप्लीट होगा। तो ये इस तरीके से हमारा सिग्नल भेजता है ब्रेन के। पार्ट्स देखते हैं, ये यहाँ पे डायग्राम दिया गया हुआ है। तो अब हम इसके पार्ट्स देखेंगे। सबसे पहले डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स क्या होते हैं? डेंड्राइट्स आर द ब्रांचेज ऑफ द न्यूरॉन दैट रिसीव सिग्नल फ्रॉम द न्यूरॉन, द सिग्नल गो टू द सेल बॉडी और सोमा। तो ये हमारे डेंड्राइट्स हमारे सिग्नल रिसीव करते हैं। और एक्सियम कहते हैं, एक्सियम इज ए थ्रेड लाइक पार्ट ऑफ द नर्व सेल अलोंग व्हिच द इम्पल्स आर कंडक्टेड फ्रॉम द सेल बॉडी टू द अदर सेल। तो ये एक लंबा पार्ट होता है उसका, जो कि सेल बॉडी से दूसरे आगे ले जाता है।
तो एक्सियोम का फायदा ये होता है कि अगर छोटे छोटे नर्व सेल होंगे ऐसे गोल गोल तो उनमें बहुत ज़्यादा नर्व सेल लगेंगे, बट ये एक्सियोन के कारण ये काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, तो ये इसका डिस्टेंस काफ़ी ट्रेवल कर लेते हैं। ऐसे दूसरा यहाँ पे होगा तो ये एक वायरिंग का काम करता है। फिर सिनेप्सिस क्या होता है, तो सिनेप्स होता है हमारा, सिनेप्स ऑल्सो कॉल्ड न्यूरल जंक्शन, the site of transmission of the electric nerve impulse between two nerve cells or between a neuron and a gland or a muscles। तो ये हमारा एक सिनेप्स क्या होता है, ये गैप होता है जिसमें हमने पढ़ा था ना अभी पिछले बार में कि जैसे ये एंडिंग है नर्व सेल की, ये एक नर्व सेल है, इसके बीच में गैप होगा, फिर एक दूसरा यहाँ पे नर्व सेल होगा या फिर और कोई मसल्स का सेल होगा। तो ये यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे ये ऐसे केमिकल छोड़ता है, डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो ये इसको जो ये गैप होता है इसको सिनेप्स बोला जाता है। आगे देखते हैं, बहुत सिंपल है। अभी आपको इस क्लास में बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं पढ़ना है, जैसे नोड ऑफ रेनवियर, सिचुआन सेल, मिसेलियन सिथ, ये सब चीज़ आप आगे पढ़ेंगे। अभी जितना जरूरी है उतना आप यहाँ पे पढ़ लिया गया। अब आगे देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तो इसको पहले समझते हैं क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पे ऐसे कील निकली हुई है, एक ऐसे ये एक टेबल है, एक टेबल है जिसपे ऐसे कील निकली हुई है यहाँ पे, और आप इसमें जाते हैं और आपका हाथ इसमें लग जाता है तो आप तुरंत हाथ अपना हटा लेते हैं दूर, तो इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो आपका ब्रेन में अगर जाएगा तब आपको सोचना पड़ेगा कि मैं अपना हाथ हटाऊं कि ना हटाऊं, तो वैसा नहीं होता है, हम अपने आप हाथ हटा लेते हैं क्योंकि ये हमारा स्पाइनल कोड से ही सिग्नल हमारा आ जाता है हाथ हटाने का। ब्रेन में भी जाती है इंफॉर्मेशन, इसीलिए हमें पेन फील होता है, लेकिन वो जो पेन हमें फील होता है उस इंफॉर्मेशन को हम लोग इंटरप्ट करके हम सिग्नल भेज के हाथ नहीं हटाते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये जो होता है ये एकदम तुरंत होता है, ये हमारे स्पाइनल कोड से वापस आता है सिग्नल और ये तुरंत आ जाता है। तो इसी को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, जो कि हमारा स्पाइनल कोड से कंडक्ट होता है एज ए इमरजेंसी सर्विस की तरह, जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कोई चीज़, उसको तुरंत करने के लिए फास्ट एक्शन होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज ए इनवॉलेंटरी नियरली इंस्टेंटेनियस मूवमेंट ऑफ इन द रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। तो जैसे कोई स्टिमुलस है जो कि जिसको तुरंत रिस्पॉन्स है, जैसे आग में हाथ डाल दिया किसी ने तो उसको तुरंत हाथ खींचना है, तो ये हमारा स्पाइनल कोड से कंडक्ट होता है, यहाँ से आता है सिग्नल और तुरंत वो वापस खींच लेता है। इसीलिए कई बार क्या होता है कि जब आप अगर कभी आपके हाथ में तेल वगैरह गिरा होगा, गरम तेल, तो जब गिरता है तो आप अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, लेकिन उस समय आपको दर्द नहीं होता है जब आप खींचते हैं, आपको दर्द थोड़ी देर बाद होना शुरू होता है जब वो ब्रेन में पहुंचता है। तो लेकिन हाथ तो आप तुरंत खींच लेते हैं, तो अगर वैसा ना हो, अगर वो स्पाइनल कोड से ना वो हो, तो हम तो काफ़ी देर तक अपना हाथ उसी में रखे रहेंगे और हमारा तो बहुत डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा एक चीज़ है जो हमें काफ़ी मुसीबतों से बचाता है। जैसे कि आपकी आंखें होती हैं, आंखों में क्या होता है, जब कुछ गिरने वाला होता है तो आंखें अपने आप बंद हो जाती है ना, तो वो चीज़ भी हमें बचाती है। तो ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है, ऐसा नहीं होता तो फिर तो जब काफ़ी तूफान आ रहा है, धूल आ रहा है, तो अब हमारी आंखें बंद ही नहीं होती, फिर हमें सोचना पड़ता है आंख बंद करने के लिए। तो इस सब चीज़ों को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। जैसे कोई आदमी है, अगर आप उसको कुछ मारने जा रहे हैं तो वो ऐसे डक कर लेता है, अपना सर घुमा लेता है या फिर कूद जाता है, तो वो सब भी एक तरीके का रिफ्लेक्स एक्शन ही है, उसकी बॉडी जो दिखाती है। Reflex action is made possible by neural pathways called reflex arcs, which can act as an impulse before that impulse reaches brain। तो इसको समझते कैसे, मान के चलिए यहाँ पे ऐसे एक ठो कील निकली हुई थी, अब आपने इसमें अपना पैर लगा दिया यहाँ पे, तो यहाँ से आपका ये चला जा रहा है, चला जा रहा है, ये इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं तब समझ में आएगा। जैसे पहले यहाँ पे कील ऐसे निकली हुई थी और आपने यहाँ पे अपना पैर जो है
वो लगा दिया इसमें। अब ये पैर जो है यहाँ पे लगा दिया, और ये आपका दूसरा पैर है, और ये ऐसे बॉडी है, और यहाँ पे अंदर जो है आपके इसमें स्पाइनल कॉर्ड है ये। अब ये क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आप जो है आपका ये सिग्नल यहाँ से जाना शुरू होगा कि आपके पैर में कील लग गई। अब ये सिग्नल जा रहा है, 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 और ये स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचेगा, और यहाँ पे एक दूसरा सिग्नल, एक सिग्नल ये ब्रेन की तरफ चला जाएगा। बट अगर ये ब्रेन वाले सिग्नल को आने में काफी टाइम लगता है, तो ये क्या करता है, तो यहाँ पे एक दूसरा जो है, यहाँ पे एक दूसरा आर्क होता है, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। तो ये स्पाइनल कॉर्ड में ही मौजूद होता है। तो वो यहीं से सिग्नल क्या करता है, इसको समझ में आ जाता है कि कुछ डेंजर चीज है, तो ये यहीं से सिग्नल भेज देता है पैर हटाने का। तो ये सिग्नल यहाँ जाता है मसल सेल में, जो पैर के मसल सेल में, और ये अपना पैर आप हटा लेते हैं। तो मतलब ये जब आपको लगा तो ये सिग्नल जा रहा है ऊपर को, जब आपके पैर में लगा तो ये ऊपर को सिग्नल जाता है, और ये ब्रेन में जाता है। ब्रेन में तो जा ही रहा है, लेकिन वो ब्रेन वाले से रिस्पांस नहीं आता, उससे पहले ये स्पाइनल कॉर्ड से रिस्पांस आ जाता है पैर के लिए कि पैर अपना हटा लो। ऐसे ही हाथों में भी होता है। तो ये इस टाइप का चीज है जो कि वहीं से आपको एक्शन लेने के लिए वो क्रिएट कर देती है। तो ये हमारा रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं इसको। तो रिफ्लेक्स is made possible by neural pathways reflex arc which can act on a impulse before that impulse reaches the brain। तो ब्रेन पहले पहुंचने से पहले रिफ्लेक्स आर्क हमारा एक्शन ले लेता है। It is needed because if the reflex arc is not there, brain will take significant time to take action, like you will not able to close your eyes something about to fall in it if reflex is not there। तो वो जो मैंने अभी पहले बता दिया है ये बात। The brain will receive the sensory input while the reflex is being carried out, so we can say reflex are carried out by spinal cord or the reflex arc। तो ये हमारा वही चीज है कि ब्रेन में सिग्नल जाता है, लेकिन हमारा ये जो इनपुट है ये आर्क ही देता है। एनिमल विथ लिटिल और नन थॉट प्रोसेस इज सो इवॉल्व इन देम एंड कंटिन्यूड इन ह्यूमन बिकॉज इट इज मोर इफिशियंट फॉर क्विक रिस्पॉन्स। तो ये जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है, तो ये हमारा एनिमल्स में था, जो हमारे चिंपैंजी हो गए, बंदर हो गए, भालू हो गए, तो एनिमल्स में ये पाया जाता है। तो उससे ये ह्यूमंस में भी आ गया। और एनिमल्स में तो ये और मतलब तगड़ा होता है, क्योंकि उनका तो थॉट प्रोसेस और कम है, तो वो ज़्यादातर रिफ्लेक्स में ही जीते हैं। और ये हमारा जब हम बंदर से जब इंसान बने, तो ये ख़त्म नहीं हुआ हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, हमारा थॉट प्रोसेस तो आ गया, लेकिन ये रिफ्लेक्स एक्शन अभी भी हमारा कंटिन्यूड रहा बॉडी में। ये रिफ्लेक्स एक्शन अभी भी चल रहा है, और ये आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम भी दिया गया हुआ है, जो पिछली बार मैंने बना के समझाया, वो यहाँ पे दिया भी गया हुआ है। जैसे कि ये हमारा फिंगर में रिसीव हुआ, और ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और ये हमारा ये जो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड है उसको यहाँ अलग से दिखाया गया है। स्पाइनल कॉर्ड में गया और ये यहाँ पे गया। अब ये जो है ये यहाँ पे आर्क है हमारा, और ये आर्क ने यहीं से वापस भेज दिया सिग्नल मसल्स को हटाने के लिए। तो ये इस तरीके से काम करता है। एक सिग्नल ब्रेन को भी गया होगा वही आर्क से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ये अच्छे से देख लीजिए। आगे देखते हैं ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, तो इट इज द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड विथ स्पाइनल कॉर्ड मेक्स अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये का मेन पार्ट है ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, वो तो सबको पता ही है। और अगर ब्रेन, ये हमारा ब्रेन हो गया, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड गई हुई है, अगर इसको मिला दिया जाए तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाता है। और जो बाकी जो नर्व्स जा रही हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम बोला जाता है। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और बाकी सारी नर्व्स हो गई पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ये हमारा 10 में बहुत सिंपल अप्रोच रखा गया है, वैसे बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारे लोब्स होते हैं, बहुत सारी उसमें कॉम्प्लेक्स चीज है ब्रेन, बट इसमें हम बहुत सिंपल रखेंगे क्लास 10 के हिसाब से। तो सबसे पहले ये जो ब्रेन होता है हमारा इस टाइप का होता है कुछ। तो
इसमें जो ये आगे वाला पार्ट होता है ये हमारा पूरा होता है फोर ब्रेन, और ये जो पीछे वाला होता है ये होता है हमारा हिंड ब्रेन, और ये होता है हमारा मिड ब्रेन। तो इस तरीके से होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए, डायग्राम में भी समझा देता हूँ आपको। ये हमारा आगे का ये पार्ट है, ये पूरा फोर ब्रेन है, यहाँ पे अंदर मिड ब्रेन होगा इसके अंदर, और ये पीछे वाला ये जो है छोटा दिमाग जिसको बोलते हैं, ये हमारा हिंड ब्रेन है। अरे हाँ, हिंड ब्रेन है वो। अब फोर ब्रेन में क्या क्या होता है, तो फोर ब्रेन में सेरिब्रम होता है। तो सेरिब्रम क्या होता है, तो ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर, ईच हेमिस्फीयर कंटेनिंग फोर लोब्स, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पेरिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। तो होता क्या है कि ये हमारा ब्रेन दो हेमिस्फीयर में होता है। जैसे ये मैं ऊपर से ड्रॉ कर रहा हूँ ब्रेन, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होता है, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर, और इसमें ऐसे ऐसे ये ब्रेन है, ये ऊपर से लिया गया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों हेमिस्फीयर में चार चार लोब होते हैं, तो वो चारों लोब का अलग अलग फंक्शन है। तो इसमें जो फ्रंटल लोब होता है, जो जिसके बारे में क्लास 10 में बताया गया है, जिसको फोर ब्रेन का मेन जो पार्ट है, वो उसका क्या होता है, उसका काम होता है थॉट प्रोसेस कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल, प्लानिंग, रीजनिंग। तो जो हमारा सर का आगे का भाग है, तो ये हमारा मेन जो है थॉट प्रोसेस कंट्रोल करता है। ये हमारा सोचने समझने की शक्ति, सब कुछ जो हमारा जो थिंकिंग चलती है वो फ्रंट साइड में चलती है। और इसी में से ये जो बाकी हैं, इनसे ये बाकी लोब्स हैं, इनमें टच और सीइंग और टेस्टिंग और ये सारी जो सेंसरी वाला है, ये भी इसी में रहता है अगल बगल। द ब्रेन दस अलाउड टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन थिंकिंग। तो ब्रेन का मेन यही काम है कि वो हमें एक्शन लेने की आज़ादी देता है, इसीलिए ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। The communication between the central nervous system and the other parts of body is facilitated by peripheral nervous system consisting of cranial nerves arising from the brain and the spinal cord nerves arising from the spinal cord। तो ये हमारा ह्यूमन ब्रेन जो होता है, जो हमारा ब्रेन हो गया और स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इसको हटा दिया जाए तो एक हमारा पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें ऐसे ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं जो पूरी बॉडी में जाती हैं, हाथों में, पैरों में, पेटों में। तो जहाँ पे जहाँ जहाँ जाती हैं ये, यहाँ पे उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। कुछ वॉलेंट्री होते हैं, जैसे हाथ है, पैर है, इनके एक्शन क्या है, इनके एक्शन वॉलेंट्री हैं। बट जो हमारा ब्रीथिंग हो गया, जो हमारा हार्ट बीट होता है, वहाँ भी जाती हैं ये नर्व्स, बट उनका सब इनवॉलेंट्री है। अब आगे देखते हैं, तो ये जितना भी वॉलेंट्री एक्शन है, ये सब हमारा कौन करता है, ये सब हमारा फोर ब्रेन वॉलेंट्री एक्शन का मास्टरमाइंड है। और ये हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन ये सब इनवॉलेंट्री, जैसे ब्रीथिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, ये सब हमारा देखते हैं कौन कंट्रोल करता है आगे। तो हिंड हिंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन, तो इसमें काफ़ी अलग अलग के फंक्शंस भी हैं इनके, लेकिन हम यहाँ पे 10 के हिसाब से एक साथ ही देखेंगे इनको, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सब इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करते हैं और भी कुछ कुछ करते हैं। तो लाइक ब्रीथिंग, वॉमिटिंग, सल्वेलेशन, डाइजेशन, साइज ऑफ द प्यूपिल, ब्लड प्रेशर। तो ब्रीथिंग पता ही है, वॉमिटिंग पता है, ये मतलब कि जो हम कोई खाना का चीज़ देखते हैं, तो जब हम बहुत भूखे होते हैं तो हमारा माउथ अपने आप ही वाटर करने लगता है, तो ये भी एक इनवॉलेंट्री हो जाता है। डाइजेशन, साइज ऑफ द प्यूपिल। तो साइज ऑफ द प्यूपिल क्या है, तो ये हमारी आँख में होता है, जो कि लाइट का एंट्री कंट्रोल करता है। तो जब ज़्यादा लाइट होती है तो वो छोटा हो जाता है, जो बड़ी ज़्यादा जब कम लाइट होती है तो बड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ तो हम अपने हाथ से कंट्रोल करते नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली होता है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद ब्लड प्रेशर, तो ये सब चीज़ें जो है कौन कंट्रोल करता है, ये सब चीज़ें हमारे हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन का काम है। तो जिसमें मेडुला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे वॉमिटिंग हो गया और ये सब चीज़ें जो है ये मेडुला कंट्रोल करता है। मेडुला इसमें ब्रेन के अंदर होता है ये। सेरिबेलम, तो सेरिबेलम भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारा हिंड ब्रेन का मेन पार्ट है, जो पीछे होता है हमारा, जिसको छोटा दिमाग भी बोलते हैं।
तो ये हमारा वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, राइडिंग इन बाइसाइकिल, पिकिंग अप ए पेंसिल, तो ये सब एक्टिविटी कंट्रोल करता है। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है कि इन सब चीज़ों में एक्यूरेसी चाहिए, तो ये हमारा एक्यूरेसी कंट्रोल करता है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसीजन ऑफ द वॉलंटरी एक्शन, मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो ये बैलेंस, पोस्चर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन का पार्ट है। मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डार्ट का गेम खेल रहे हैं आप, तो आपका हाथ तो यहाँ पे डार्ट फेंक रहा है, तो वो तो आपका हो गया, ये तो हमारे फोर ब्रेन से कहीं से कंट्रोल हो रहा होगा। लेकिन जो हमारा उसका प्रिसीजन है कि वो एग्जैक्ट कहाँ पे जाके लगेगा, वो हमारा सेरिबेलम कंट्रोल करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा सेरिबेलम खराब हो गया, जो कि बहुत रेयर होता है, तो हमारी सारी चीज़ों पे कंट्रोल हट जाएगा, हम चल भी नहीं पाएंगे, हमारे पैर मूव तो करेंगे लेकिन उनमें कोई वो नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। आगे देखते हैं। तो ब्रेन प्रोटेक्ट कैसे होता है। अब इतना इंपॉर्टेंट चीज है, इसको प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो ब्रेन प्रोटेक्ट करने के लिए दो चीजें होती हैं। जैसे एक तो ऊपर स्कल होता है, तो स्कल जो होता है तो वो हमारा बोन का बना होता है, तो वो हमारा प्रोटेक्ट करता है पहला तो। और दूसरा कौन प्रोटेक्ट करता है, दूसरा एक उस स्कल के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, वो फ्लूइड को क्या बोलते हैं, डोरा मैटर। तो वो डोरा मैटर होता है। तो पहले तो स्कल हो गया, स्कल के अंदर फ्लूइड हो गया, उसके अंदर ब्रेन होता है। तो और स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो तो हमारी बैकबोन के अंदर होती है, तो बैकबोन से प्रोटेक्टेड रहती है। तो ये डूरा, चलिए स्कल तो बोन है, हार्ड है, तो उसका समझ में आता है। डूरा मैटर क्या करता है, तो स्कल तो जैसे हार्ड है बट उसमें शॉक लग सकता है, तो ये शॉक को एब्जॉर्ब करती है। जैसे मान के चलिए कोई बहुत चीज़ हार्ड है, अगर उसमें आप मारेंगे तो वो टूटे भले ना, लेकिन उसके अंदर ऐसे इतना शॉक निकलता है, शॉक वेव्स निकलती हैं, तो अगर डायरेक्ट ब्रेन में लगेंगी तो वो भी खतरनाक हो सकती है। तो अंदर एक ये डूरा मैटर होता है जो कि शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो शॉक होता है वो पूरी तरीके से अंदर नहीं जा पाता है। आगे देखते हैं। हाउ नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। तो कैसे होता है यहाँ पे, वी ऑलरेडी नो दैट नर्व टिश्यू सेंड सिग्नल टू द मसल्स। तो हमारा ब्रेन से पहले एक न्यूरॉन में आता है, वो न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को देता है और दूसरा तीसरे को देता है, ऐसे कर करके हमारा सिग्नल मसल तक पहुंच गया है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखते हैं मसल्स में क्या होता है। तो ये जैसे हमारे मान के चलिए ये बोन्स हैं बॉडी की, ये हमारी आर्म्स की बोन्स हैं। तो इसमें मसल्स कैसे कनेक्ट रहते हैं, मसल्स हमारे कनेक्ट रहते हैं, जैसे मान के चलिए कि हमारे मसल्स हो जाएंगे यहाँ से ऐसे कनेक्ट रहते हैं, ऐसे यहाँ पे कनेक्ट रहेगा मसल्स। तो अब होता क्या है कि यहाँ पे होता है कि जब ये मसल्स अचीव दिस मूवमेंट बाय चेंजिंग द शेप, कॉन्ट्रैक्टिंग और एक्सपांडिंग। तो इसको जब हाथ को मूव करना होता है तो ये मसल्स कैसे अचीव करता है, तो जब यहाँ पे सिग्नल मिल गया हमें ब्रेन से कि मसल्स को मूव करना है, तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपांड होता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसका लेंथ छोटा होगा, तो लेंथ छोटा होगा तो ये आर्म ऊपर को जाएगा, और जब इसको छोड़ दिया जाएगा यहाँ से तो ये नीचे को चला आएगा। तो ये बहुत सिंपल मूवमेंट है। आप ऐसे समझ जैसे एक लकड़ी है और इसमें ऐसे हम यहाँ से रस्सी बांध दें इसको ऐसे करके, और जब हम ये इसको खींचेंगे तो ये ऊपर उठेगी लकड़ी, और जब हम ये छोड़ देंगे तो ये नीचे आ जाएगी। तो ऐसे ही मसल्स काम करते हैं ये हैंड वाले। तो ये सारा मूवमेंट जो होता है, दूसरे मसल्स दूसरा भी उसमें रहता है, लेकिन वो मूवमेंट इसी तरीके से अचीव करते हैं। मूवमेंट अचीव करने के लिए वो एक्सपांड होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं। तो पहले हमारा ब्रेन से सिग्नल आया, नर्व से आया मसल्स में, और मसल्स में ये हमारा सिग्नल क्या करता है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपांड करता है, और वही कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन हमारे मसल का मूवमेंट का कारण बनते हैं। अब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड कैसे होते हैं, तो मसल्स चेंज शेप विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, इम्पल्स सिग्नल ट्रिगर्स प्रोटीन टू चेंज द शेप ऑफ द मसल। तो जैसे मान के चलिए ये मसल्स है ऐसे, तो ये छोटा होगा, तो छोटा होने के लिए क्या होता है, इसमें स्पेशल प्रोटीन होती हैं, तो वो जब इम्पल्स आती है तो प्रोटीन ऐसा कुछ रिएक्शन करती हैं कि वो मसल्स
तुरंत जो है छोटे हो जाते हैं, वो ऐसा ट्रिगर करती हैं कि वो छोटे हो जाते हैं, तो वो हाथ हमारा ऊपर आ जाता है। जब वो फिर सिग्नल आता है, फिर वो रिलीज कर देती हैं मसल सेल को, और वो फिर हमारा हाथ नीचे चला जाता है। तो ये बहुत सिंपल एक्शन से काफ़ी अच्छा जो है मूवमेंट अचीव कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया। एक बार इसको और समझ लेते हैं। पहले ब्रेन से एक सिग्नल आया, वो हमारे मसल्स तक पहुंचा। मसल्स में आ करके क्या हुआ, मसल्स में आ करके उसने एक सिग्नल भेजा, तो मसल्स की स्पेशल प्रोटीन ने एक ट्रिगर किया, जो कि उस ट्रिगर से क्या हुआ, मसल्स कंट्रैक्ट होगा या एक्सपांड होगा। तो अगर हमें हाथ ऊपर खींचना है तो वो कंट्रैक्ट कर लेगा और वो ऊपर आ जाएगा हाथ। फिर अगर हमें वापस छोड़ना है तो वो एक्सपांड कर लेगा। तो ये हाथ के केस में हो गया। आईलिड के केस में भी ऐसे होता है। तो सारे मूवमेंट ऐसे ही अचीव किए जाते हैं मसल्स के। आगे देखते हैं। अब प्लांट्स में देखते हैं कोऑर्डिनेशन। तो प्लांट्स में दो तरह के कोऑर्डिनेशन होते हैं। एक होता है जब ग्रोथ का मूवमेंट नहीं हो रहा है। एक तो ग्रोथ वाला इसके बाद देखेंगे। तो ग्रोथ का मूवमेंट नहीं हो रहा है तब कैसे होगा। तो जैसे एक प्लांट होता है छुई मुई। जैसे ये जो छुई मुई वाला प्लांट होता है, अगर आप इसको छू देंगे तो इसकी सारी पत्तियां फोल्ड हो जाती हैं, ऐसे 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 ऐसे। और ऐसे ही ऐसे खुला रहती हैं पत्तियां, ऐसे ही ऐसे खुला रहती हैं। और जब आप इसको टच कर देंगे तो ये फोल्ड हो जाती हैं। तो वो कैसे होता है। तो ये तो इसका ग्रोथ है नहीं, ये तो मूवमेंट तक की तरीके हो गया। तो ये इसमें भी इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल यूज होते हैं। तो इसमें भी क्या यूज करता है प्लांट, इसमें प्लांट इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल यूज करता है। तो वो सिग्नल जाता है और वो फिर ये जो है फोल्ड हो जाता है। लेकिन इसमें न्यूरॉन नहीं होता। ऐसे प्लांट के पास कोई ब्रेन नहीं है जो इसको बोल रहा है कि तुम अपना ये फोल्ड कर लो लीव्स जब ये टच कर रहे हैं। ये बहुत सिंपल सिस्टम होता है इसका। ये इलेक्ट्रो सिग्नल कैसे होता है, इसमें न्यूरॉन नहीं होता। तो ये कैसे होता है, ये डिफ्यूजिंग के प्रोसेस से होता है। प्लांट मूवमेंट ऑल्सो हैपन बाई चेंजिंग शेप ऑफ द सेल like animal, but they don't use proteins. They instead do it by changing the amount of water in the cell like they do in the opening of stomata. तो ये इनका प्रोटीन से नहीं होता। इनके सेल में क्या होता है, वाटर का रेगुलेशन होता है। जैसे ये सेल में वाटर को चेंज करके उसका शेप चेंज किया जा सकता है। मान के चलिए स्टोमेटा वाले में हमने पढ़ा ही था कि जब उसमें वाटर नहीं रहता है तो वो खुला वो बंद रहता है, और जब उसमें वाटर आ जाता है तो वो ऐसे मोटा हो जाता है, तो वो खुल जाता है स्टोमेटा। तो उससे एयर पास हो जाती है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो ऐसे ही इसमें भी होता है। इसमें भी वो वाटर वाला ही एक्शन इसमें भी होता है, और ये ऐसे मूव कर लेता है। तो ये हो गया बिना ग्रोथ का मूवमेंट प्लांट का। और अब प्लांट का देखते हैं ग्रोथ के साथ क्या क्या होता है। तो ग्रोथ में हमारा क्या होता है, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। प्लांट ग्रो इन ए फैशन विच इज बेनिफिशियल टू देम, लाइक प्लीज हैव टेंड्रिल्स टू क्लाइम द स्टेम, ग्रो टुवर्ड्स द लाइट, स्टेम ग्रो टुवर्ड द लाइट टू हेल्प फोटोसिंथेसिस, ऑल्सो स्टेम ग्रो अपवर्ड्स एंड रूट्स गो डाउनवर्ड। तो प्लांट क्या होता है, अपने बेनिफिट के हिसाब से ग्रो करता है। तो ये मूवमेंट नहीं है, ये ग्रोथ के हिसाब से होता है। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे आप एक बल्ब जला दीजिए रूम में। यहाँ पे आप अगर एक बल्ब जला देंगे और यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे एक स्क्रीन है, और यहाँ पे हम एक पेड़ लगा देंगे और यहाँ पे एक स्क्रीन में छेद कर देंगे, तो ये जब पेड़ निकलेगा तो ये स्क्रीन से पार होके इस साइड आ जाएगा लाइट लेने के लिए। तो ये जिधर इसको पेड़ को बेनिफिट दिखाई देता है उधर वो अपना मूवमेंट कर लेता है। ऐसे ही रूट्स का होता है। ऐसे ही रूट्स में जिधर वाटर सोर्स होता है उधर रूट्स चली जाती हैं। जैसे पेड़ है, अब इसके रूट्स हैं ऐसे नीचे। अब इधर इधर कहीं वाटर सोर्स है तो ये इधर को चल देंगी रूट्स। तो ये ऐसे चलता है। तो ये मतलब स्टिमुलस के हिसाब से जब जिस तरफ पेड़ को फायदा होता है उस तरफ वो ग्रो कर लेता है अपने हिसाब से। जैसे यहाँ पे देखिए फोटो में कि ये मैनग्रोव फॉरेस्ट का एक पेड़ है। तो ये यहाँ पे आया, तो यहाँ पे इसको नीचे मिट्टी मिली तो इसने रूट्स ग्रो कर ली अपनी, वहाँ से न्यूट्रिशन उठाने के लिए। तो पेड़ का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कुछ इस प्रकार का है। अब कुछ कॉमन एग्जांपल लेते हैं। टेंड्रिल्स। तो टेंड्रिल्स क्या होते हैं, प्लांट्स लाइक पी हैव टेंड्रिल्स व्हिच ग्रो टुवर्ड्स द सपोर्ट मोर व्हेन कम इन कंटेंट हैज फॉर्मिंग ए स्पाइरल अराउंड इट। तो आपने देखा होगा कि ऐसे जो पी का पेड़ होता है तो वो अपने आप नहीं खड़ा रहता है। उसका अगर साइड में डंडी खड़ा कर दीजिए तो ये पी का पेड़ आता है और उसमें ऐसे ट्रेंडिल्स होते हैं। तो ये इसके किनारे आते हैं और इसको ऐसे ऐसे घेर लेते हैं। तो ये इसमें चिपक जाता है, फिर ऐसे पी ग्रो होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इसको पकड़ लेगा। तो ऐसे हमारे बहुत सारे जो है प्लांट्स ग्रो होते हैं। ये ट्रेंडिल कैसे अचीव करते हैं, तो ट्रेंडिल में होता क्या है कि जैसे ये ऐसे एक
सपोर्ट है। अब इसके किनारे जब टेंड्रिल आएगा तो ये क्या करेगा, ये जिस साइड में ये सपोर्ट है उस साइड ये कम ग्रो होगा, तो ये क्या करेगा कि ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा, तो फोल्ड हो जाएगा ऐसे होगा, फिर ये इस पे ऐसे फोल्ड होता चला जाएगा, तो ये इस पे ऐसे पकड़ लेता है, फिर ये ऐसे आगे जाएगा, तो फिर ये ऐसे ही जैसे ही सपोर्ट में आया तो वो ऐसा ग्रो करेगा कि ये फिर ऐसे फोल्ड हो जाएगा, फिर ये ऐसे चढ़ता जाएगा, तो ये ऐसे चलता है टेंड्रिल। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ग्रोथ ऑफ फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो सूट होता है वो ग्रो टुवर्ड्स द लाइट करता है और रूट्स अवे फ्रॉम द लाइट करती हैं। तो रूट्स जो है हमारी, जैसे ये हमारा क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे ऐसे बल्ब जला दिया तो ऐसे अगर यहाँ पे रख दिया गमला तो ये ऐसे सूट यहाँ निकल जाएगा और रूट्स इस साइड को निकल जाएंगी, तो ये हमारा लाइट के प्रति जो है भागते हैं। फिर ये स्टिमुलस, तो स्टिमुलस की बहुत बात हो रही है, तो स्टिमुलस क्या होता है, तो ए थिंग और इवेंट दैट इवोक्स ए स्पेसिफिक फंक्शन रिएक्शन इन ए ऑर्गन और टिश्यू। तो ये कोई ऐसी चीज होती है जो स्पेशल फंक्शन या रिएक्शन पैदा करती है। ये प्लांट्स में भी हो सकता है। इन प्लांट ग्रोथ कैन बी टुवर्ड्स द और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस डिपेंड्स अपॉन द नीड। तो ये स्टिमुलस के कारण ग्रोथ होता है, मतलब लाइट यहाँ पे एक स्टिमुलस है तो इधर लाइट स्टिमुलस मिली तो उधर आपका सूट चला गया, तो ये इस टाइप का होता है। आगे कुछ और देखते हैं। ट्रोपिज्म, तो ट्रोपिज्म क्या होता है, इट इज ए बायोलॉजिकल फेनोमेना, ये भी हमारा वही सेम चीज से रिलेटेड है जो अभी हम पढ़ रहे थे। इंडिकेटिंग ग्रोथ और टर्निंग और मूवमेंट ऑफ ए बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, यूजुअली ए प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंटल स्टिमुलस। तो ये हमारा ट्रोपिज्म क्या होता है, ये एक टाइप का रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस को, तो उसी को हम लोग ट्रोपिज्म बोलते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ ही रहे थे। इट इज अचीव नॉट बाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल बट केमिकल सिग्नल। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल से नहीं होता, ये केमिकल सिग्नल से होता है। तो ये क्यों केमिकल सिग्नल यूज करते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। लॉन्ग लास्टिंग एंड ट्रोपिज्म टेक टाइम्स एंड दीज केमिकल सिग्नल्स आर हार्मोन्स। तो ये हार्मोन होते हैं, जो केमिकल सिग्नल होते हैं इनको हार्मोन कहा जाता है। इसके बारे में अभी हम जब बहुत डिटेल्स में देखेंगे हार्मोन्स के बारे में, बट इसको समझते हैं होता क्या है कि एक तो हो गया, जैसे मान के चलिए यहाँ आग जल रही है और आपने हाथ लगाया तो तुरंत इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया और आपने हटा लिया, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तो फास्ट फास्ट होता है। लेकिन ये जो सनलाइट वाला प्रोसेस है तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से काम नहीं चलेगा। मान के चलिए यहाँ पे ऐसे पेड़ जब ये उग रहा है और अगर ये लाइट की तरफ जा रहा है पेड़ ऐसे, तो जब ये लाइट की तरफ जा रहा है पेड़ तो इसको तो बहुत टाइम चाहिए, इसको तो सप्ताह चाहिए, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, महीनों चाहिए। तो ये धीरे धीरे होगा तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल काम नहीं करते, तो वो केमिकल सिग्नल चाहिए होते हैं, तो वो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। तो वो हार्मोन इसको ऐसा करते हैं, जैसे टेंड्रिल जो होता है जो ये घूमता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे कोई हार्मोन प्रोड्यूस होगा जो इसको टेढ़ा करेगा। तो इस तरीके से ये हार्मोन काम करते हैं इसमें, जो कि केमिकल सिग्नल टाइप के हैं। अब इसमें देखते हैं अलग अलग टाइप के ट्रोपिज्म क्या है। तो जियोट्रोपिज्म, तो शूट ग्रो अपवर्ड्स एंड रूट ग्रो डाउनवर्ड, तो ये ग्रोथ से रिलेटेड है और ये हमारा ग्रेविटी के कारण भी होता है। तो ये उस टाइप का है जो कि मतलब कि ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। जियो मतलब कि वो वहाँ पे सॉइल है कि एयर है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है। केमोट्रोपिज्म, तो केमिकल की तरफ ये ग्रोथ होता है, तो जैसे पोलन ट्यूब्स जो होते हैं वो ओव्यूल्स की तरफ ग्रो हो जाते हैं, तो वो उनको केमिकल रिस्पॉन्स मिलता है जो कि ऐसा कोई रिस्पॉन्स पैदा करता है उनमें ये हॉर्मोन्स, जो कि वो उसकी तरफ ग्रो करा देता है उनको। फिर हाइड्रोट्रोपिज्म, तो रूट्स ग्रो टुवर्ड्स द वाटर, तो ये वाटर के लिए ऐसा होता है। तो ये हमारा जियो वाला क्या था, ये ज़्यादातर सॉइल से रिलेटेड है और ये हाइड्रो वाला वाटर से रिलेटेड है। आगे देखते हैं। अब प्लांट्स हार्मोन्स की बात करते हैं। अभी हमने हार्मोन्स देखा ना कि ये हार्मोन्स क्या होते हैं, ये हमारे केमिकल सिग्नल होते हैं जो कि हमारा लंबे समय के लिए कंट्रोल करते हैं। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ये सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे है ना, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल से तुरंत कंट्रोल हो रहा था, लेकिन हार्मोन्स जो होते हैं ये लंबे टाइम के लिए, जैसे ग्रोथ को कंट्रोल करना या फिर कोई स्पेसिफिक पार्ट को कैसे ग्रो करना है। ह्यूमन में भी हार्मोन्स होते हैं जैसे कि अलग अलग तरीके के, जो कि हमारे ग्रोथ और ये सब पे इफेक्ट डालते हैं, मेटाबॉलिज्म पे। तो वो इनका स्पेशल काम है और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरफ फास्ट नहीं होते, ये आते हैं और ये टाइम लेते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज ला डालते हैं हमारे शरीर पे, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो।
अब एक ये ऑक्सिन हार्मोन से इसका मीनिंग समझते हैं क्या होता है। व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट, जब प्लांट ग्रो होते हैं तो लाइट डिटेक्ट करते हैं। ए हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन इज सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप, ये हमारा शूट टिप में पैदा हो जाता है। इट हेल्प्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर। When the lights come from one side of the plant, oxygen diffuses toward the shady side of the shoot. This concentration of the oxygen stimulates the cell to grow longer on the side of the shoot, which is away from the light. Thus, the plant appear to bend towards the light. एग्जाम्पल सनफ्लावर, तो ये सनफ्लावर में बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। तो ये ऐसे पेड़ होता है सनफ्लावर का, और यहाँ पे जहाँ पे ये फूल लगा होता है, जैसे ये इधर फूल लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसके स्टेम में क्या होता है, यहाँ पे एक ऑक्सिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है, तो ये ग्रोथ को बढ़ाता है। तो जिधर ये लाइट होती है उसके अपोजिट साइड में, जैसे इधर अंधेरा है तो इधर प्रोड्यूस होगा, तो ये इधर वाला ये बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये थोड़ा ये टेढ़ा हो जाएगा, तो ये हमेशा इसको मूव करवा देता है सनफ्लावर को, किसकी तरफ, सनलाइट की तरफ। ये हमारा एक तरीके का ग्रोथ कंट्रोल करता है। आगे देखते हैं कुछ और हार्मोन। ये है हमारा साइटोकिनिन, ये हमारा सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। एब्सिनिक एसिड ये हार्मोन है जो कि ग्रोथ को रोकता है। ये एब्सिनिक एसिड इनहिबिट्स द ग्रोथ। उसके बाद ये हमारा क्या है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, तो ये जो सनफ्लावर जो लाइट की तरफ फेस करती है तो इसको हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोल सकते हैं। तो आपको हार्मोन समझ में आ गया। आगे देखते हैं एनिमल्स के अंदर हार्मोन्स। तो एनिमल्स में कैसे हार्मोन होते हैं, तो एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस हार्मोन दैट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट, टिश्यू फंक्शन, सेक्सुअल फंक्शन, रिप्रोडक्शन, स्लीप एंड मूड एमंग अदर थिंग्स। तो ये हमारा एक पूरा सिस्टम है ग्लैंड्स का, जैसे उसमें पेनक्रियास है, उसमें एड्रेनलिन ग्लैंड है, उसमें हमारा हाइपोथैलेमस है, थायराइड है, टेस्टिस टेस्टिस है, ओवेरीज है। तो इस तरीके के हमारे बहुत सारे ग्लैंड हैं जो कि अलग अलग हार्मोन पैदा करते हैं। तो ये एंडोक्राइन क्यों बोला जाता है, तो इनमें डक्ट नहीं होती। जैसे लीवर है, तो लीवर को ले जाने के लिए क्या है, बाइल को ले जाने के लिए एक डक्ट है, तो बाइल को हार्मोन नहीं बोला जाएगा। ये जो हमारे हार्मोन होते हैं ये ग्लैंड से निकलते हैं और डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन इज दैट एक्सोक्राइन हैव डक्ट्स लाइक लीवर बट एंडोक्राइन डोंट हैव डक्ट्स। तो ये डायरेक्ट डिफ्यूज होते हैं ब्लड में, पूरे बॉडी में जाते हैं। हॉर्मोन्स आर योर बॉडी केमिकल मैसेंजर, ये केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। जैसे अभी हमने इलेक्ट्रिकल मैसेंजर देखा जो तुरंत तुरंत काम का है। अब लेकिन जैसे मान के चलिए कि कोई चीज़ है जिसके लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसके लिए हार्मोन चाहिए। जैसे ग्रोथ हार्मोन होता है जो हमारा ग्रोथ को ही करता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से तो हो नहीं सकता, तो हमें कोई ऐसा हार्मोन चाहिए जो परमानेंट कोई हमें ऐसा उसको कंट्रोल प्रोवाइड करे ग्रोथ के लिए, तो वो हार्मोन प्रोवाइड कराते हैं। जब ज़्यादा होंगे ज़्यादा ग्रोथ होगा, कम होंगे तो उसी हिसाब से वो ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती है जो कि हमारा ग्रोथ करता है। ऐसी सब चीज़ ऐसे कंट्रोल होता है, तो ये भी एक कंट्रोल का ही पार्ट है। पर ये हमारा नॉर्मल हैंड के कंट्रोल जैसा नहीं है, ये हमारे बॉडी का कंट्रोल है। जैसे कि कैसे हमारी बॉडी फॉर्म होती है, जैसे हम बच्चे होते हैं तो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं तो कैसे चेंज हो जाते हैं, तो सब हार्मोन हमारा ये वो करते हैं, डिक्टेट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन हो गया एंडोक्राइन एंड एंजियोक्राइन। हार्मोन्स आर द बॉडीज केमिकल मैसेंजर, दे ट्रेवल इन योर ब्लड स्ट्रीम टू टिश्यू और ऑर्गन। ये सीधा ब्लड स्ट्रीम से जाते हैं, इनके लिए कोई खुद की डक्ट नहीं होती है। दे वर्क स्लोली ओवर टाइम एंड इफेक्ट मेनी प्रोसेसेस इंक्लूडिंग ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म, हाउ योर बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम फूड्स यू ईट। तो ये इस तरीके से काम करते हैं कि मतलब कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब यहाँ दिया हुआ है कि हाउ योर बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम योर फीड। तो ये हमारा जो है ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, ये सब हमारे हार्मोन कंट्रोल करते हैं जो कि डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इनमें टाइम चाहिए, तो ये केमिकल मैसेंजर के रूप में कंट्रोल करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स। तो ऑल हार्मोन्स परफॉर्म वेरी स्पेसिफिक फंक्शन व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। हर हार्मोन का एक अपना खुद का एक फंक्शन है। सारे हार्मोन अलग अलग हैं, जैसे ग्रोथ का अलग है, हमारा जो मेलेटोनिन होता है हमारा स्लीप साइकिल मेंटेन करता है वो अलग है, वो अलग टाइम पे रिलीज होते हैं, वो अलग तरीके से जाते हैं बॉडी में, ब्लड स्ट्रीम द्वारा अलग ऑर्गन में पहुंचते हैं, तो वो उस हिसाब से चलता है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। तो
इसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये माइंड के अंदर होती है, ब्रेन के अंदर होती है, और ये जो है बहुत सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है एक तरीके से, कि कितना कौन कब रिलीज करेगा, इस टाइप का कुछ इसका फंक्शन होता है। आगे बड़ी क्लास में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे क्या क्या इसमें होता है। और इस पिट्यूटरी को कौन हेल्प करता है, तो ये हाइपोथैलेमस हेल्प करती है। तो इन दोनों को पहले देखते हैं। तो हाइपोथैलेमस मेजर हार्मोन क्या होता है, एडीएच। तो ये एडीएच क्या करता है, और ऑक्सीटोसिन भी निकालती है ये। तो ये वेरियस हार्मोन्स और होते हैं साथ में, तो इनका स्टिमुलेट क्या करते हैं, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड सबको कंट्रोल करती है, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड की मदद करती है। आगे देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये क्या है, मास्टर ग्लैंड कंट्रोल ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक तरीके से ये कंट्रोल करती है सबको ऑलमोस्ट। पीनल ग्लैंड, तो पीनल ग्लैंड क्या होती है, तो ये हमारा मेलाटोनिन रिलीज करती है, जो कि हमारे स्लीप साइकिल को इफेक्ट करता है। स्लीप साइकिल मतलब कब सोते हैं, कब जागते हैं, इसका भी एक हार्मोन होता है जो कि हमें सही साइकिल प्रोड्यूस करता है। जो कि बिगड़ जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमें टाइम पर सोना चाहिए, टाइम पर जगना चाहिए। थायराइड ग्लैंड, ये भी बहुत मेजर ग्लैंड है, इसी के लिए हम लोग आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं, ताकि ये थायरोक्सिन हमारा रिलीज होता रहे। तो ये क्या करता है, ये हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। और बोन हेल्थ, मेटाबॉलिज्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपका मेटाबॉलिज्म क्या था, कि आपका हेल्थ से रिलेटेड रहता है, कि जो खा रहे हैं वो कैसे हमारा कोऑर्डिनेट हो रहा है। यहाँ पे हमने दिया था ना मेटाबॉलिज्म का मतलब। मेटाबॉलिज्म, हाउ योर बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम फूड्स यू ईट। तो हमारी बॉडी कैसे उसको एनर्जी को पा रही है, तो एक तरीके से उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो वो हमारा ये इन्फ्लुएंस करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रेनलिन ग्लैंड्स, तो ये एड्रेनलिन ग्लैंड क्या होती है, ये हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है। जब हम मान के चलिए कोई बहुत बड़ी स्ट्रेस आ गई है, तब ये रिलीज करता है। तो ये हमारा ब्लड प्रेशर और ये सब बढ़ाता है, ताकि हम उस एक्शन के लिए रेडी हो सकें। तो ये स्ट्रेस रिस्पॉन्ड एंड ब्लड प्रेशर एंड सॉल्ट कंट्रोल ये करता है। ये हमारा किडनी के ऊपर होता है। पेनक्रियास, तो पेनक्रियास में मेजर हार्मोन क्या होता है, इंसुलिन, ग्लूकागोन, एंड ये क्या होता है, ये हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। इसीलिए ये जब हमारा इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तो हमें शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज़ की। ओवेरीज, तो ये फीमेल्स में ही होती हैं, ये फीमेल्स का मेजर हार्मोन है। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। ये हमारी जितनी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हमारी डिक्टेट करती हैं। ऐसी मेल का हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये हमारी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करती हैं। तो ये हो गया, हमारे हार्मोन्स हो गए। आगे देखते हैं। तो ये हमारी एक डायग्राम है, जैसे कहाँ कहाँ पे कौन सी ग्लैंड है। पीनल ग्लैंड है हमारी, जैसे ये हो गई हमारी पीनल ग्लैंड, ये भी ब्रेन में है। ये थैलमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब ब्रेन में है। और उसके बाद हमारी थायराइड क्या है, ये जो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करती है, ये हमारे गले में है। थैलमस ये भी होती है वहीं पे। और फिर ये एड्रेनलिन ग्लैंड यहाँ पे किडनी के ऊपर है। पेनक्रियास जो है, ये हमारी लीवर के आसपास रहती है, स्टमक के नीचे। फिर ये जो ओवेरीज होती हैं ये होती हैं, और फिर ये टेस्टिस होता है। तो ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जिनसे हार्मोन रिलीज होते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया। आपको ऐसे ही ऑसम कंटेंट आगे मिलता रहेगा। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा थैंक्स। और आपको यहाँ पे ये लिंक दी गई हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन में ही लिंक मिल जाएगी। उससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए इस सेशन का। हम लोग हर सेशन का पीडीएफ आपको देते हैं, आप उसको पढ़िए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको भी अपडेट मिलती रहेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आगे भी ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा। और once again, thanks for watching. Please subscribe.